गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज आप डिस्कस करोगे 2025 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। बच्चों, जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है उनके डिस्कस करने के काफी सारे फायदे हैं आपके पास। सबसे पहले तो आपको जैसे ही आप बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करोगे, आपको जो पैटर्न है एग्जाम के पैटर्न का पता लग जाएगा। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल का पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, जो पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होंगे इस पेपर के अंदर भी। तो अगर आप पिछले 2000 जैसे 25, 24, 23 3-4 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लोगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपको, जो आपका फाइनल एग्जाम है उसके अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर। आइए शुरुआत करते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है आपके पास? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फाइंड आउट करना है ऑल सर्कल ऑफ गिवन रेडियस ए। तो आपने ऑर्डर और डिग्री वैसे डिफरेंशियल चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हैं, लेकिन वहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपने वहां से ऑर्डर और डिग्री इजीली कैलकुलेट कर दोगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इसने रोटेट कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आपको जनरल सी टर्म का पता होना चाहिए जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट का आपको पता है कांस्टेंट का मतलब क्या है? दोज क्वांटिटी विच नेवर चेंज, ऐसी क्वांटिटी जो कभी भी चेंज नहीं होंगी उनको क्या बोलोगे आप? कांस्टेंट। जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, रियल नंबर जितने भी है, सारे के सारे क्या है आपके पास? कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा चेंज होती रहे उनको क्या बोलोगे आप? वेरिएबल। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होंगे, वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन दोनों का मिक्सर है, चेंज तो होंगे लेकिन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, उनको क्या बोलोगे आप? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब ऐसे कांस्टेंट जो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो, ठीक है। देखो, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, वेरिएबल हमेशा चेंज होता रहा है, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होगा? चेंज तो होगा लेकिन हमेशा चेंज नहीं होगा, ये कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा, उसको क्या बोलोगे आप? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब जैसे क्योंकि सर्कल का क्वेश्चन है आपके पास, अब सर्कल की आपने जनरल इक्वेशन देखी है लोअर क्लासेस में। सेंटर अगर एच के है, रेडियस है आर, तो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब रेडियस आपको दे रखी है, इस क्वेश्चन में इसने ए दे रखी है, रेडियस ए मान लो, या ए की जगह आप अपने दिमाग में मान लो कि कुछ भी मान लो, रेडियस 5 मान लिया आपने, ठीक है। तो अब अगर ये आपके पास जनरल इक्वेशन है, इसके अंदर जो एक्स और वाई है वो तो क्या होंगे आपके पास? वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। 5 ये क्या है आपके पास? कांस्टेंट। और जो एच और के है ये क्या है आपके पास? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एच और के ये क्या है आपके पास? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। एक्स वाई वेरिएबल, एच के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 5 क्या है आपका? प्योर कांस्टेंट है। क्योंकि आपके पास देखो 5 की वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं होगी। एक्स वाई एक ही सर्कल के अंदर, एक ही सर्कल के अंदर एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन एक ही सेम सर्कल में सेंटर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, सेंटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही आप सर्कल चेंज करोगे, जैसे ही सर्कल को आप चेंज करोगे, सेंटर के जगह उसका चेंज, तो कंडीशन के हिसाब से वो कांस्टेंट जो कंडीशन के हिसाब से चेंज हुआ है, हालांकि एच और के कांस्टेंट थे, लेकिन अगर आप इस सर्कल की बात करोगे इसमें तो सेम रहेंगे, जैसे ही सर्कल चेंज करोगे सेंटर के जगह चेंज। तो ऐसे कांस्टेंट जो कंडीशन के हिसाब से चेंज हुआ है उनको क्या बोलोगे आप? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या कितनी है? 2। और जो आपके पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ। जितने भी जनरल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिलेगा? ऑर्डर। और जितना ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्योंकि इस सर्कल की इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा? ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये तो इसने रेडियस दे दी, गिवन रेडियस, रेडियस दे रखी है। अगर रेडियस भी नहीं देगा आपको, यो रेडियस भी अगर आपको नहीं दे रखी, तो उस केस में 3 एच के और आर, उस केस में 3 आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उस केस में ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। तो ऑर्डर का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ, आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे रेडियस दे दी इसने, तो ये तो हो गया प्योर कांस्टेंट। एच और के क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके पास? 2,
ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड, ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर। आपने कंडीशन पढ़ रखी है वेक्टर के अंदर कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। तो अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, आई के कंपोनेंट की आई के साथ प्रोडक्ट, जे के कंपोनेंट की जे के साथ, के कंपोनेंट की के साथ प्रोडक्ट। जीरो के इक्वल पुट करते हो 2 और 3 की प्रोडक्ट 6 माइनस लैम्डा और प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं वेक्टर के। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, ये भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सपोज करो कोई वेक्टर ए है, a1i, a2j, a3k। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, इसके लिए पहले निकालोगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला करो, a1 का स्क्वायर, i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर, k के कंपोनेंट का स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन कैसे आ जाएंगे, एल एम एन से रिप्रेजेंट करोगे। एल इसके इक्वल होगा a1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ऐसे ही m a2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और n a3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आपने सबसे पहले तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंपोनेंट कितने इसके, 1 1 माइनस 2। तो आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 यानी कि √6। मैग्नीट्यूड मिल गया तो क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियोज को यानी कि 1 1 माइनस 2 डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने होंगे, 1/√6, 1/√6 और माइनस के 2/√6। काफी आसान फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने के, अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो। और अगर आपको एंगल दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। वो भी काफी शानदार क्वेश्चन है जो आपने डिस्कस किया है 3D के अंदर। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। तो आपने बताना है, बिल्कुल आसान। दोनों आप क्या करोगे, आपको क्या चीज दे रखी है, याद है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। तो फॉर्मूला लगा दो, ए व्हेन बी हैज अकर्ड का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये क्या आ जाएगा, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये दोनों क्या है, इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। काफी आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लियो, इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया 11 के ऊपर। 11 के लिए आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपके पास अगर कोई फंक्शन रियल से रियल है, अगर कोई भी फंक्शन रियल से रियल डिफाइंड है और x की पावर अगर इवन है, x की पावर इवन है, जैसे यहाँ पे 4 है, x की कोई भी पावर दे दो इवन, स्क्वायर 4 6 8 कुछ भी है, तो आपके पास इस टाइप के सारे फंक्शन fx पावर इवन है, कोई भी इवन पावर हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, तीन फंक्शंस का विशेष ध्यान रखना आपने। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्योंकि अब की बार इवन का पूछा है और इसने इस क्वेश्चन पेपर में मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बातचीत कर रखी है, तो उसके की नेक्स्ट जो पेपर है उसके अंदर मॉडुलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पूछ ले। तो तीनों फंक्शंस का नेचर के रहेगा आपके पास सेम, एक्स की पावर इवन हो, इवन का मतलब 2 4 6 8 कुछ भी हो, या मॉडुलस फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तीनों फंक्शन का नेचर के रहेगा सेम। और कैसा नेचर होगा, ये फंक्शन ना तो आपके पास 1 1 बनेंगे ना ही आपके पास ऑन टू। तो दीज फंक्शंस आर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, हाँ, अगर x की पावर ओड आ जाए, इवन की जगह अगर x की पावर ओड है, फिर क्या बनेगा, वो 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो आपने एक तो पावर का ध्यान रखना है, ओड पावर है तो 1 1 और ऑन टू दोनों बनेगा। इवन पावर है, इवन पावर हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या मॉडुलस फंक्शन हो, तीनों केसेस में फंक्शन आपका ना ही तो 1 1 बनेगा, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू। हाँ, अगर आप इनके प्रूफ देखना चाहो कि कैसे आप प्रूफ करो दोगे इनका 1 1 और ऑन टू नहीं है, तो आप या तो आप एरो डायग्राम का यूज करो या फिर
जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज डाल रखी है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया है, वहां काफी अच्छी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, वहां आप चेक कर सको। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। उसके बाद ये तो बहुत ज्यादा आसान है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स की। पहले आप माइनस को डील करोगे, आपने पता है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इसके इक्वल है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज करो, तो पहले तो माइनस को डील करोगे, माइनस बाहर आ जाएगा। अब साइन इनवर्स 1/√2, इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब है आपके पास एंगल, वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू 1/√2 है, कितना आपके पास π/4। ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, माइनस π/4। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्रीज 0 and 2 इज, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके लिए आपने क्या है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस, फॉर्मूला किसके इक्वल है, बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ एंट्रीज रेज टू की पावर ऑर्डर। ये बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला हुआ है अगर आपने ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस की संख्या फाइंड आउट करनी है। जो नंबर ऑफ एंट्रीज रेज टू की पावर ऑर्डर, यहाँ पे एंट्रीज कितनी है, एक तो 0 और एक 2, टोटल एंट्रीज कितनी होगी 2, एंट्रीज कितनी होगी 2 और ऑर्डर कितना है 3 × 3, तो 2 रेज टू की पावर 9, ये कितना होगा आपके पास 512। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 512। ठीक है, तो जब भी आपने ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला ध्यान रखियो, नंबर ऑफ एंट्रीज रेज टू की पावर ऑर्डर। बाय द वजह से यहाँ पे तो इसमें 0 और 2 दिया है, कल अगर एग्जाम में बोलते 0 1 2 3 ऐसे बोलते हैं, 0 1 2 3 कितनी आ गई 4, आपके पास एंट्रीज आ गई, तो 4 रेज टू की पावर 3 × 3 यानी कि 9, वो आपने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस रिजल्ट का यूज करके आप निकाल सको। नेक्स्ट आपके पास वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आपने कंटिन्यूटी के बारे में बताना है, तो आप हमेशा ध्यान रखोगे। वैसे अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहो तो प्रूफ के लिए तो अगर आपने कंटिन्यूटी चेक करने किसी पॉइंट पे, प्रोसेस वही होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों चीजें अगर इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। वो तो लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नोटेशन है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, इंटीग्रल के ऊपर, और नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस। तो 4 क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है, -2 भी इंटीग्रल वैल्यू है, 1 भी इंटीग्रल वैल्यू है, तो इन तीनों के ऊपर तो आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। 1/5 इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन क्या मिलेगा आपका, कॉन्टिन्यूअस। तो हमेशा ध्यान रखियो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर तो डिसकंटिन्यूअस है और नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। अभी इसने कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है, कल ना उसका कि नेक्स्ट एग्जाम में डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछ ले, तो आपने ध्यान रखना है हर एक इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। तो ये है आपके पास काफी शानदार क्वेश्चन 8। उसके बाद देखो आप 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है आपके पास। फंक्शन आपको दे रखा है, तो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इज। क्वेश्चन तो काफी शानदार था, लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो काफी सिंपल बना दिया आपके लिए। आपने क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने फंक्शन की। देखो अगर मॉडुलस फंक्शन है आपके पास तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। कोई भी मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। और अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम या डिफरेंस भी क्या मिलेगा आपको, कॉन्टिन्यूअस। ये भी मॉडुलस फंक्शन, ये भी मॉडुलस फंक्शन, तो दोनों मॉडुलस फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका डिफरेंस भी क्या मिलेगा आपको, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। हर एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस मिलेगा आपको। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। ऐसे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, तो इसलिए इसने क्रिटिकल पॉइंट 0 और -1 को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो बस हमेशा ध्यान रखना आपने, जो मॉडुलस फंक्शन है वो हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या मिलेगा, सम और डिफरेंस दोनों क्या मिलेगा आपको, कॉन्टिन्यूअस। हाँ, अगर कॉन्टिन्यूटी की बजाय इसमें ऑप्शन में अगर डिफरेंशियबिलिटी डाल जाएगा तब काफी शानदार क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी का तो कोई आपके पास प्रॉब्लम है ही नहीं,
मॉडुलस फंक्शन के अंदर। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी अगर पूछ लेना नहीं आपने, तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है उसको जीरो के इक्वल पुट करके ना वहां पे एक्स की वैल्यू निकालो। मॉडुलस के अंदर क्या है? एक्स, एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दो। मॉडुलस के अंदर क्या है? एक्स प्लस वन, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन और जीरो। ये है आपके पास क्रिटिकल पॉइंट, जीरो और माइनस वन। ठीक है, तो अगर आपसे बाय द वे डिफरेंशिएबिलिटी पूछ ले तब और भी शानदार क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या ध्यान रखोगे आप कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जीरो और माइनस वन के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर एक पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा? ये डिफरेंशिएबल मिलेगा। ठीक है, हालांकि आपसे सिर्फ कंटिन्यूटी पूछा है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर आओगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन का बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो क्या करोगे? ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है तो क्या करोगे? पूरे के डिवाइड में अलग अलग करके इसको डिवाइड, साइन स्क्वायर को इससे डिवाइड करोगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? 1/cos स्क्वायर। cos स्क्वायर से डिवाइड, cos स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या बच गया? 1/sin स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। और ये इंटीग्रल देखो किसके इक्वल बच गया? 1/cos स्क्वायर जगह सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या आ गया? कोसिकेंट स्क्वायर। तो काफी आसान इंटीग्रल है। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास? 10x, और कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होगा? माइनस कोट एक्स, माइनस माइनस प्लस कोट एक्स। तो काफी आसान इंटीग्रल था, देख लो 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? ए। ठीक है, बिल्कुल आसान इंटीग्रल का क्वेश्चन था। उसके बाद अगेन एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब आपने एक प्रोसेस पढ़ी थी, देखो जब भी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या है? एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो आपको एफ एक्स दे रखे इसके इक्वल, जैसे ही आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे क्या करोगे? दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो। तो जैसे ही डेरिवेटिव लोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स। यहाँ पे जैसे ही डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो जैसे ही राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव लोगे, इंटीग्रल का साइन हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपके पास? t sin t, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? 0 से x। जो डेरिवेटिव है वो इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा। अब लिमिट पुट करते पहले अपर लिमिट x sin x माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी? 0। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? x sin x, यानी कि बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन थे, बस ये पता होना चाहिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फॉर्म पढ़ रखी है आपने इंटीग्रल की, कि अगर ये फॉर्म है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, इस फॉर्म का अगर इंटीग्रल है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इनटू एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे भी यही फॉर्म बनेगी। जैसे ही सीकेंट एक्स को अंदर लेकर जाओगे आप, आई इंटीग्रल देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, जैसे ही सीकेंट एक्स को अंदर लेकर जाओगे क्या आ जाएगा? सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू 10x। अब सीकेंट एक्स फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इनटू फंक्शन प्लस सी। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? बी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आवे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ए और बी क्या है आपके पास? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो नोट ए नोट बी ये सारी की सारी क्या मिलेंगे? एक दूसरे के साथ पेयर में इंडिपेंडेंट ही मिलेंगे। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दी आपको स्मॉल p, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दी 2p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी इज 5/9। तो आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट यूज करोगे, और जो ये लिख रखा है ना एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली वन का मतलब है अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब आप लिखोगे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, एंड या और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बी इज इक्वल टू 5/9। ये है एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। एग्जैक्टली वन ऑफ का मतलब है कि जब ए ट्रू है तो बी फॉल्स होगा,
और जब ए फॉल्स है तो बी क्या होगा, ट्रू। दोनों में से एक ट्रू मिलेगा एक टाइम पे, एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन को मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखोगे। अब इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट यूज कर लो। इंडिपेंडेंट क्या करेगा, इसको अलग अलग कर देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, और का मतलब क्या है, एडिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किसके इक्वल है, 5/9। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी देर की है, पी। बी की प्रोबेबिलिटी है 2p, तो नोट बी, ये 10वीं क्लास में पढ़ रखा है आपने रिजल्ट, तो नोट बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आओगी, 1 - 2p। 1 में से माइनस कर दो, नोट की निकालनी है तो, ठीक है। लोअर क्लासेस का रिजल्ट आपने पढ़ रखा है, रिजल्ट पढ़ा सभी ने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए किसके इक्वल होगा, 1। तो नोट की निकालनी है, 10वीं क्लास में पढ़ रखा है, ये आ जाएगा आंसर। नोट ए कितना आ जाएगा, 1 - p, और b की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2p = 5/9। ये आपके पास जब इसको सोल्व करोगे, p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, और जैसे ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो यहां से आपको जो p की वैल्यू मिलेगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, सोल्व करने के बाद। ये सोल्व आपने खुद करना है, p की वैल्यू एक तो आओगी 1/3 और एक आओगी 5/12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लिया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि देखो है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन इनमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का आपने एग्जाम में ध्यान रखना है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपने सोल्व करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा 35 स्क्वायर यूनिट, वर्टेक्स आपको दे रखी है, तो आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके पास क्या है, वैसे तो आपने ट्राइंगल के फॉर्मूले कई पढ़ रखे हैं, लेकिन आपने एक 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, या तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म यूज कर लो या फिर 10th क्लास वाली फॉर्म भी यूज कर लो। आपके पास क्या था कि अगर कोई ट्राइंगल है, उसकी वर्टेक्स दे रखी है, वर्टेक्स दे रखी है आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, अगर तीनों वर्टेक्स दे रखी हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला था आपके पास, एरिया किसके इक्वल था, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला, अगर आपको वर्टेक्स दे रखी है तो। वैसे तो आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रखा है, 1/2 बेस इंटू हाइट पढ़ रखा है, वो तब है अगर आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब तीनों साइड दे रखी है, बेस और हाइट दे रखा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर तीनों वर्टेक्स आपको दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सको, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। एरिया, एरिया कितना दे रखा है आपको, 35। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखियो, जब भी आपको एरिया दे रखा है 35, तो 35 का मतलब है आपने 35 को भी यूज करना है, -35 को भी यूज करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करो, आपने कई बार देखा भी लोअर क्लासेस में भी, कि अगर आपने एरिया निकाल रहे हो और बाय द वे अगर एरिया नेगेटिव आ जाए तो आप कंसीडर उसको क्या करोगे, पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे हमेशा, ठीक है। चाहे एरिया पॉजिटिव आवे तब भी पॉजिटिव कंसीडर करना है, नेगेटिव आवे तब भी आपने क्या करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। यानी कि जो ये 35 आया है, या तो एरिया 35 होगा तब 35 आया है, या फिर -35 एरिया आया था ट्राइंगल का, तब भी आपने यूज 35 ही किया था। जो प्लस माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट करेंगे कि आपकी जो ट्राइंगल है वो अपर हाफ के अंदर बन रही है या लोअर हाफ के अंदर। प्लस माइनस साइन का काम सिर्फ डायरेक्शन देना है, ठीक है। इसलिए आपने दोनों साइड साइन कंसीडर करने हैं। एरिया कितना दे रखा है, 35, तो आप प्लस -35 दोनों को कंसीडर करोगे आप, ठीक है। बस इस चीज का विशेष ध्यान रखियो, क्योंकि प्लस अपर हाफ, अगर ट्राइंगल अपर हाफ में है तो +35 आएगा एरिया, और अगर ट्राइंगल लोअर हाफ में है तो -35। तो दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हो आप। बस उसके बाद ये वैल्यूज आपको दे रखी है, 1/2 यूज कर लो। x1 की वैल्यू कितनी है, 2, y2 - y3, y2 की वैल्यू कितनी है, 4 - k, 4 y2 - y3, 4 - 4 0 आ जाएगा आपके पास, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 5 y3 - y1 माइनस प्लस, और प्लस
k इंटू y1 माइनस 6 माइनस y2 माइनस तो ये आ जाएगी आपके पास दो इक्वेशन मिलेगी, एक बार तो प्लस साइन कंसीडर करना है आपने और एक बार माइनस साइन कंसीडर करोगे। तो यहाँ से k की दो वैल्यू मिलेंगी, सिंप्लीफाई आपने खुद करना है। k की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, एक आओगी -2 और एक आओगी आपके पास 12। तो यहाँ से k की दो वैल्यू मिल जाएंगी जैसे ही सोल्व करोगे, -2 और 12। स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए आपने सिंप्लीफिकेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। बस मेन काम इसमें क्या था, एक तो एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2 x1 बिल्कुल आपके पास साइक्लिक ऑर्डर है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बाहर x मिलेगा, अंदर y के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। तो एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, बच्चे गलती क्या करें, एरिया को +35 के इक्वल ही यूज करें, तो एक आंसर आओगा आपके पास, लेकिन आपने दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करना है, जो अपर हाफ में बनी है उसको भी और जो लोअर हाफ में बनी है उसको भी। प्लस साइन रिप्रेजेंट करेगा ट्राइंगल अपर हाफ में है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा ट्राइंगल क्या है, लोअर हाफ में, ठीक है। जो आपने इंटीग्रल में क्वेश्चन भी किए थे कि जब एक्स एक्सिस से ग्राफ नीचे चला जावे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, वहां पे आपने देखा था कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस से नीचे चला जावे तो एरिया नेगेटिव आ जाए आपके पास, तो ये वही था प्लस माइनस साइन, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, आपने खुद करनी है। उसके बाद देखो 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन का। इफ ए लाइन मेक एन एंगल ऑफ π/4 विद ईच ऑफ y एंड z एक्सिस, देन द एंगल विच इट मेक विद द x एक्सिस। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ रखा है, सपोज करो आपके पास ये कोई भी लाइन है, आपने रिजल्ट पढ़ा था, ये कोई भी लाइन है OP, अगर ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाने लग रही है अगर कोई लाइन, तो आपने डायरेक्शन कोसाइन का एक रिजल्ट पढ़ा था, L किसके इक्वल होगा, कोस अल्फा, M किसके इक्वल होगा, कोस बीटा, N किसके इक्वल होगा, कोस गामा, जिसमें अल्फा बीटा और गामा क्या थे, अल्फा था जो लाइन x एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है, बीटा था जो लाइन y एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है, और गामा था जो लाइन z एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है। अब बीटा और गामा की वैल्यू तो दे रखी है, y और z के साथ एंगल कितना बना रही है, π/4, तो बीटा की जगह π/4 पुट कर दो, cos π/4 45, cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। बिल्कुल सेम, गामा की वैल्यू भी कितनी है, π/4, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/√2। L, अब आपका टारगेट है अल्फा की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपने एक रिजल्ट भी पढ़ रखा था, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड, क्या था, L² प्लस M² प्लस N², इसके इक्वल है वो 1 के इक्वल, तो L की जगह क्या है, cos² अल्फा, M की वैल्यू कितनी है, 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2, वैल्यू पुट करोगे अगेन 1/2, तो 1/2 1 दूसरी साइड जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी कि cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0, और cos की वैल्यू 0 कहाँ पे हुआ है, 90 डिग्री के ऊपर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री, या रेडियन में लिखना है तो π/2, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। अगर आपको एंगल दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, एंगल का जिक्र था तो ये कंसेप्ट यूज कर लिया, ठीक है। साथ में एक और रिजल्ट है डायरेक्शन कोसाइन की के स्क्वायर का सम, L² प्लस M² प्लस N² 1 के इक्वल टू यूज करके आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास A और B, अगेन दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B। जब भी एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एटलीस्ट वन की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन किसके इक्वल आ गई, 1 माइनस जितनी भी इवेंट दे रखी है A B C जितनी भी है सभी का नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B। अभी तो दो इवेंट दे रखी है तो क्या लिखोगे, एटलीस्ट वन की निकालनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B। तीन इवेंट दे रखे हैं A B C, तो क्या जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट C। तो ये रिजल्ट आपके पास, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास,
इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना देखा आपको 3x3, तो आपने बताना है इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसमें माइनर्स कितने आएंगे। ये आपने थर्ड चैप्टर में सोल्व किया था, मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर, जिसमें कि आपने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट निकाले थे। अब क्वेश्चन ये है कि कितने माइनर्स आएंगे, तो हमेशा ध्यान रखियो मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं उतने तो उसके अंदर माइनर होंगे, उतने उसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, कोफैक्टर। कोफैक्टर, माइनर्स और एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, सेम। और एलिमेंट की संख्या कहां तक मिलेगी, ऑर्डर से। ऑर्डर कितना है 3x3, जब इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे नहीं 3 और 3 की, तो कितनी आ जाएगी 9। एलिमेंट की संख्या कितनी आओगी 9, जितने एलिमेंट है उतने माइनर मिलेंगे और उतने कोफैक्टर, तो माइनर्स की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास है 9। ठीक है, उसके बाद देखो आप 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुछ जो सेक्शन है आपके पास 2025 के अंदर डिलीटेड सिलेबस से भी आया है, जो कोरोना के बाद जो सेक्शन इसने डिलीट कर दिया था वहां से भी कुछ क्वेश्चन उसने डाल रखे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। आपने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है किसकी, उन सभी लाइन की जो ओरिजिन से पास करेंगी। अब लाइन की इक्वेशन आपने देखी है लोअर क्लासेस में, +1 क्लास में देखा है। लाइन की आपके पास लॉ ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ये तो है लाइन की जनरल इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है। लेकिन अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, इफ इट पासिस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पास करिए, इसका मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 0 पुट कर दे, y की जगह 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, तो अगर आपने उन लाइंस की इक्वेशन लिखनी है जो ओरिजिन से पास करिए, उसमें c की वैल्यू क्या होगी 0। ये आ गई लाइन की इक्वेशन, उन सभी लाइंस की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करेंगे। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो जब भी अगर आपको जनरल इक्वेशन देकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जैसे आपके पास इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने वहां पे सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछा था वहां पे आपसे, तो वहां पे भी प्रोसेस ऑर्डर फाइंड आउट करने की यही रहेगी कि पहले इक्वेशन बनाओगे, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, फिर आप ऑर्डर निकालोगे। ठीक है, मेन प्रोसेस तो वो है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ आपसे ऑर्डर पूछ लिया तो आप डायरेक्ट बता सको, इसमें भी आप ऑर्डर तो आप डायरेक्ट बता सको। ये है आपके पास लाइन की इक्वेशन, इसमें x और y क्या है वेरिएबल, m क्या है पैरामीटर। पैरामीटर के बारे में आपको बताया था, तो क्योंकि एक पैरामीटर है इसका ऑर्डर तो मिलेगा आपको 1। ठीक है, ये तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो अगर कभी भी जनरल इक्वेशन से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है, आपने m को एलिमिनेट करना पड़ेगा। m को कैसे एलिमिनेट करोगे, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव करके ना m को आप एलिमिनेट करोगे। इसका नाम रखो इक्वेशन 1, तो एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करो डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा dy बाई dx, m क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास dy बाई dx, तो आप क्या करोगे इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके ना m को एलिमिनेट करोगे। m की वैल्यू dy बाई dx इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दियो, तो क्या आ जाएगी m की जगह dy बाई dx, ये आ गई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर कभी भी जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो पहले तो ये देखोगे पैरामीटर कितने हैं, एक पैरामीटर है तो एक बार डेरिवेटिव करके ना उसको एलिमिनेट कर दो। दो पैरामीटर हैं तो दो बार डेरिवेटिव करोगे, दो इक्वेशन तो डेरिवेटिव क्या होगी, एक जनरल इक्वेशन, इक्वेशंस का यूज करके ना दो इक्वेशन से आपने पैरामीटर को एलिमिनेट करके ना जनरल इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो ये है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की प्रोसेस, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो लगभग नॉर्मल ही मिला आपको। इसके अंदर क्या है आपके पास, असर्शन को आप ए से रिप्रेजेंट करोगे, रीजन को आर से। ऑप्शन सभी के सेम ही मिलेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए ट्रू है आर फॉल्स है, ए फॉल्स है आर ट्रू। मतलब जो आपको असर्शन रीजन दे रखे हैं उनकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू आपने चेक करनी है। तो जैसे आपके पास 19th क्वेश्चन है, उसमें क्या है, एक लाइन है और एक प्लेन है, इसका जिक्र है।
रीजन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन लाइज इन द प्लेन, कोई भी लाइन प्लेन के अंदर कब लाई करेगी, दो कंडीशन चेक करने हैं। पहली बात तो यह है कि जो लाइन है वो प्लेन की क्या होनी चाहिए, पैरेलल। दूसरा, लाइन का कम से कम एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट प्लेन के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने चेक करना है कि कोई भी लाइन प्लेन के अंदर लाई करे या नहीं कर रही है, तो जो रीजन है ये तो बिल्कुल सही है, आर तो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन लाई इन द प्लेन कब लाई करेगी, जब लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। दो कंडीशन चेक करनी है, लाइन एक तो प्लेन के पैरेलल होनी चाहिए और दूसरा आपके पास लाइन का एक पॉइंट प्लेन के अंदर होना चाहिए। अब आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ रखी है, लाइन की इक्वेशन देखिए आपने, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, कार्टेशियन फॉर्म देखिए z माइनस z1 बाई सी, ये वाला लाइन की इक्वेशन जिसमें x1 y1 z1 क्या है, पासिंग पॉइंट, लाइन का एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइन पास करी है। ए बी सी क्या है, पैरेलल लाइन की डायरेक्शन रेशो। प्लेन की इक्वेशन के आपके पास, प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब दोनों लाइन और प्लेन पैरेलल कब होंगे, जब बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। इफ कंडीशन है पैरेलल की, ए स्मॉल ए कैपिटल ए की प्रोडक्ट, बी बी और सी सी, इनकी प्रोडक्ट का सम अगर आ गया आपके पास 0, तो लाइन और प्लेन के हो जाएंगे पैरेलल। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पैरेलल की कंडीशन चेक करोगे। लाइन के पैरेलल के डायरेक्शन रेशो क्या है, 3 11 11। ठीक है, और कैपिटल ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 11, कैपिटल बी की वैल्यू 0 और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो इसमें पुट करोगे ए प्लस बी बी सी सी, इसकी वैल्यू निकालो। स्मॉल ए कितना है 3, कैपिटल ए एक्स का कोफिशिएंट 11, बी 11, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0, सी 11, z का कोफिशिएंट -3, तो कितना आ गया 33 माइनस 33, 0 आ गया। इसका मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल तो है। दूसरा आपने ये भी चेक करना है कि क्या लाइन का कोई पॉइंट प्लेन के अंदर लाई करे। अब लाइन का पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 क्या है, पासिंग पॉइंट। अब इस लाइन का अगर पासिंग पॉइंट निकालना है तो पासिंग पॉइंट क्या होगा, इसका पासिंग पॉइंट आ गया आपके पास 1 2 और -1, ये आ गया पासिंग पॉइंट। अब ये देख लो, अगर ये पासिंग पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही आपके पास। तो चेक करो, इस इक्वेशन में पुट करो 11, x की जगह 1, y की तो वैल्यू है नहीं इसके अंदर, z की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, -1 -14, तो कितना आ गया 11 प्लस 14 14 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर गया यो। तो जो पॉइंट है वो भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, साथ में लाइन प्लेन के पैरेलल भी है, इसका मतलब ये लाइन प्लेन के अंदर है, लाई कर रही है। तो ए भी ट्रू, आर भी ट्रू और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन का पता होना चाहिए, आपकी डेफिनेशन है कि लाइन प्लेन के अंदर कब लाई करेगी। उसके बाद 20th सम बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। दो फंक्शंस की कंपोजिशन अगर आपने निकालनी है तो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, एफ कंपोजिशन जी एक्स, ये है कंपोजिशन, ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी एक्स। ये डेफिनेशन आपने पता होना चाहिए कंपोजिशन का। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको यूज करोगे, वैसे तो इसमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की वैसे जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि कंपोजिशन की डेफिनेशन ये है, और ये क्या बोल रहा है कंपोजिशन, एफ कंपोजिशन जी एक्स, इसको रीड करना आना चाहिए आपने, एफ कंपोजिशन जी एक्स, ये बोल रहा है किसके इक्वल है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये तो है प्रोडक्ट, ये है कंपोजिशन। प्रोडक्ट और कंपोजिशन एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्ट तो सिंपल प्रोडक्ट करें, कंपोजिशन ऐसे काम करेगी आपके पास। तो आर आपका क्या है, फॉल्स है। अब देखो, चारों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आर क्या है, फॉल्स, तो आपको इसको तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको बोला पे रिजेक्शन मेथड। रिजेक्शन मेथड ऑब्जेक्टिव के अंदर काफी ज्यादा यूजफुल प्रोसेस हुआ है, ये भी रिजेक्ट करने वाली, कि आपने क्या कर दिया, चार है, चार में से तीन ऑप्शन अगर आपने रिजेक्ट कर दिए तो ऑटोमेटिकली अपना फोर्थ ऑप्शन की हो जाएगा सही।
क्योंकि देख लो 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आर ट्रू है, यहाँ पे भी आर ट्रू, यहाँ पे भी आर ट्रू, यहाँ पे भी आपके पास आर क्या है, ट्रू। तो 3 ऑप्शन में आर ट्रू है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वहां पे तो आर क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, तो आपका आंसर क्या बचेगा आपके पास है, सी। तो रिजेक्शन मेथड से आपने 3 ऑप्शन को रिजेक्ट करके ना आंसर दे दिया। हाँ, अगर आप इसको चेक भी करना चाहो, ये प्रोसेस यूज कर लियो, एफ कंपोजिशन जी एक्स निकालियो, जी कंपोजिशन एफ एक्स निकालियो, दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे। ठीक है, चेक करके देखना चाहो तो देख भी लो, एफ कंपोजिशन जी एक्स, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसकी अभी जरूरत नहीं है चेक करने की। तो जी एक्स कितना है, कोस एक्स, और फंक्शन का काम क्या है, स्क्वायर करना। ये तो आ गया एफ कंपोजिशन जी एक्स। जी कंपोजिशन एफ एक्स निकालो, कितना आ जाएगा, जी एफ एक्स कितना दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर, और जी का काम क्या है, कोस अप्लाई करना। तो ये देखो, कोस एक्स स्क्वायर और कोस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये तो स्क्वायर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और यहाँ पे स्क्वायर किसका है, एंगल का। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये था आपके पास सेक्शन ए। उसके बाद देखो आप सेक्शन बी, इसके अंदर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तरीके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड है आपके पास, एक है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 आपके पास प्रोसेस थी। तो सबसे पहले कोशिश आपकी होनी चाहिए वेरिएबल सेपरेट करने की, y वाले टर्म dy के साथ, x वाले टर्म dx के साथ। तो बिल्कुल इजीली इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। क्या करोगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले जाओ राइट में। यह है वेरिएबल सेपरेबल प्रोसेस। वेरिएबल को सेपरेट करोगे और उसके बाद क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल जगह tan इनवर्स y, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहो तो बिल्कुल सिंपल सी यूज कर लो, ठीक है, या tan इनवर्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते। तो ये आ जाएगा आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन। काफी ज्यादा आसान है आपके पास, ठीक है। तो या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या इसके और में भी है एक क्वेश्चन। वैसे तो आप यही अटेम्प्ट करोगे क्योंकि इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, +2 क्लास के अंदर 2-2, 3-3 नंबर के या 5-5 नंबर के क्वेश्चन तो नॉर्मल हो है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं, वो कई बार थोड़े से लंबे हो जाए। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपने अच्छी प्रकार से करना है एग्जाम में। उसके बाद देखो इसका, और अगर आपकी ये क्वेश्चन करने की इच्छा नहीं है, और में आया है, इंटरनल चॉइस काफी सारे मिलेंगी, तो जो भी आपको उपयुक्त क्वेश्चन लगा वो आप ट्राई कर लो। और वाला क्या है आपके पास, अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और आपने क्या करना है, उसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना। तो वही है, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबिलिटी की कोशिश करनी है, आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। फिर आप देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट यूज करना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखाई देगा आपके, तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें p और q या तो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो सॉल्यूशन 2 स्टेप में निकलेगा। पहले आप निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ p, और फिर सॉल्यूशन कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। तो 2 स्टेप आपने यूज करने हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो वैसे भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन। तो अभी आप इस इक्वेशन को पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला बार बार लिखोगे आप, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ p 1/x, 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log x, और एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये तो आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, एक बार फॉर्मूला लिखिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, x क्यूब का इंटीग्रल x की पावर 4/4। तो ये आ जाएगी, y की वैल्यू निकालनी है तो x राइट में जाके जगह डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपके पास।
तो दोनों में से कोई भी यूज कर सको, वेरिएबल सेपरेबली यूज करो या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रिजल्ट यूज करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखो 22nd सम, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 22nd सम में क्या है आपके पास, आपने एक पेयर ऑफ डाई को फेंकना है। तो जब भी आप पेयर ऑफ डाई को फेंकोगे तो टोटल आउटकम कितने आओगे, 36। सबसे पहले एक सैंपल स्पेस बना लो, रफ सा डायग्राम, 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। ये तो आवा जब भी पेयर ऑफ डाई को फेंकोगे सैंपल स्पेस, लोअर क्लास में देखा आपने। अब दो इवेंट है ए और बी, आपने दोनों को चेक करना है इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ए इवेंट क्या दे रखा है, 6 ऑन फर्स्ट डाई, और बी इवेंट क्या है, 2 ऑन सेकंड डाई। पहले इनको चाहो तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो, 6 ऑन फर्स्ट डाई पे 6 आना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ऐसे ही बी इवेंट 2 ऑन सेकंड के ऊपर 2 आना चाहिए, 1 2 2 2 3 2 4 2, सेकंड के ऊपर 2 हो, फर्स्ट के ऊपर तो चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है। ये आगे ए और बी इवेंट। अब आपने दोनों को चेक करना है इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है, आपने पढ़ रखी है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, कितने फेवरेबल 6, टोटल 36, तो 1/6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, फेवरेबल बाय टोटल, अगेन ए और बी की आ गई। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले दोनों में कॉमन देखो क्या है, फर्स्ट के ऊपर 6 आना चाहिए, सेकंड के ऊपर 2, एक ही फेवरेबल आउटकम आएगा दोनों में कॉमन देख लियो, बस यही आएगा 6 2 6 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फेवरेबल 1/36। अब देखो ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये देख लियो कितनी आओगी, 1/6 1/6 1/36, क्योंकि दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जब भी इंडिपेंडेंट चेक करना है तो ये प्रॉपर्टी चेक करनी है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इवेंट इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये था आपके पास काफी आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद जो 23rd क्वेश्चन है, इसमें आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब है सारे डबलेट ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सारे के सारे डबलेट सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप एरो डायग्राम की बात करो, सारे डबलेट अगर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तो रिफ्लेक्सिव है, एक भी अगर एब्सेंट हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करोगे, सिमेट्रिक इफ ए बी अगर रिलेशन में है देन इसका उल्टा बी ए बी क्या आना चाहिए, रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तब उसको बोलोगे आप सिमेट्रिक, ठीक है। इनवर्स भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, इफ ए बी रिलेशन में है एंड बी सी बी रिलेशन में है देन ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ऐसे आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। देखो जब भी आप रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव शो करो तो इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करवाना है। और अगर आप ये शो करो नहीं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो कोई एक काउंटर एग्जांपल दे दियो जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आपका काम चल जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, सेट दे रखा है ए 1 2 3, 3 एलिमेंट है, रिलेशन ये दे रखा है, आपने चेक करना है, बताना है आपने कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव है क्यों, क्योंकि सारे डबलेट 1 के कोरस्पोंडिंग डबलेट क्या बनेगा 1 1, 2 के कोरस्पोंडिंग डबलेट 2 2, 3 के कोरस्पोंडिंग डबलेट 3 3, तो तीनों डबलेट प्रेजेंट है, इसका मतलब रिलेशन की जगह रिफ्लेक्सिव। तो आप लिखोगे सिंस
ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए डबल एट रिलेशन में है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद देखो सिमेट्रिक, अब देखो 1 2 है, इसका इनवर्स क्या होगा 2 1, क्या 2 1 इसमें है, नहीं है, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। आप लिखोगे सिंस 1 2 तो रिलेशन में है बट इसका इनवर्स 2 1 रिलेशन में नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखो ए बी और बी सी प्रेजेंट है तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो 1 2 रिलेशन में है, 2 3 भी है, तो क्या 1 3 रिलेशन में है, नहीं है, तो आप लिखोगे सिंस ए बी रिलेशन में है, बी जहां से खत्म हो रहा है देखो ये में से उठाना है, सी बी रिलेशन में है, बट ए सी 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। जब भी नोट शो करना है तो आपने कोई एक काउंटर एग्जांपल दे दिया, आपका काम चल जाएगा। तो ये था आपके पास 23rd सम, जिसमें आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। अब या तो ये अटेम्प्ट कर लो या इसी के अंदर आपके पास और में एक चॉइस और है। अब की बार इसने रिलेशन क्या डिफाइन कर दिया, यहाँ तो कार्टेशियन फॉर्म दे दी थी आपको रिलेशन की, अब की बार सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है रिलेशन की। रिलेशन में आपने क्या करना है, ऐसे पेयर उठाने हैं सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और ए भी क्या है, रियल नंबर, सारे रियल नंबर हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपने इस रिलेशन के बारे में भी आपने ये शो करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, इन दोनों प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो जब भी मैंने बोला था, जब भी आप ये बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है तो इन प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, और सिमेट्रिक नहीं है मतलब इसका एक काउंटर एग्जांपल आपने देना पड़ेगा। अब देखो इस इक्वलिटी के कारण सारे डबलेट इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे पेयर उठाने हैं इसमें, रिलेशन में ऐसे पेयर उठाओ जो या तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो या फिर बी ए से बड़ा हो। तो अब मैंने ये बताओ क्या इसके अंदर 1 1 मिलेगा इक्वलिटी के कारण, क्योंकि दोनों इक्वल है, मिलेंगे आपको 1 1 भी मिलेगा, 2 2 भी मिलेगा, 3 3 भी। ऐसे पेयर उठाने जिसमें जो बाद वाला एलिमेंट है या तो पहले वाले से बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा, इक्वलिटी के कारण ये रिलेशन क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो आप लिखोगे सिंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स को भी आप आर से रिप्रेजेंट कर, उसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों में ये रिलेशन या रिलेशन को आप R1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल, तो सारे डबलेट प्रेजेंट हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आपने ट्रांजिटिव भी शो करना है तो पहले ट्रांजिटिव उठा लो आप। ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो थर्ड अपने आप सेटिस्फाई मिलनी चाहिए। तो आप दो कंडीशन मान लो, लेट मान लिया ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए बी रिलेशन में है तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, रिलेशन में वही एलिमेंट आ रहे हैं जो इसी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ तक आ गया ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यहाँ से क्या आ गया बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब देखो ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी है, बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सी है, दोनों को जब इकट्ठा करोगे नहीं, ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू सी। यहाँ से बी को हटा दो तो ए की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू सी। और अगर ए सी से लेस या इक्वल है इसका मतलब ए सी किस में चला जाऊंगा, रिलेशन में। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है, जब आपने शो करना है तो ऐसे ही शो करोगे। अब सिमेट्रिक नहीं है तो कोई काउंटर एग्जांपल सोच लो, इनफाइनाइट एग्जांपल मिलेंगे आपको। अब देखो क्या 1 2 रिलेशन में है, बिल्कुल है रिलेशन में। क्यों? क्योंकि रिलेशन में ऐसे एलिमेंट उठा रहे हैं
जिसमें b की वैल्यू a के या तो बराबर होगी या बड़ी। क्या ये b a से बड़ा है? बिल्कुल है। बट इसका इनवर्स करियो, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के या तो इक्वल हो या इससे बड़ा हो। ये तो उल्टा हो गया आपके पास। बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपने प्रूव करना है नोट रिफ्लेक्सिव या नोट सिमेट्रिक नोट ट्रांजिटिव, तो कोई एक काउंटर एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल से ही काम चल जाएगा। और अगर प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो ये प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई करवानी पड़ेगी। उसके बाद देखो 24th बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स आपको दे के आई दे रखी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, ए इंटू ए, प्रोडक्ट बिल्कुल आराम से करनी है। ये आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर काफी अच्छे प्रकार से पढ़ रखा है कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आप कैसे करोगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा आपके पास, 9 माइनस 8, कितना बचेगा आपके पास 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस के तो 6 प्लस के 4 यानी कि माइनस के 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 माइनस 8 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 8 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 4। ये आ जाएगी आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर का पता लग गया, ए का पता है, आई का पता है, के की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। क्या दे रखा है आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर अभी आपने फाइंड आउट किया है 1 4 माइनस 2 माइनस 2। के ए कॉन्स्टेंट की जब मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे तो ये कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर जाएगा। 3k माइनस के 2k 4k माइनस के 2k माइनस 2i 2002। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 3k माइनस 2 माइनस के 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, सेम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम मिलेंगे। कोई एक पेयर कंपेयर करो, वहां से के की वैल्यू निकाल दो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंपेयर करो, के की वैल्यू निकालो। काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपके पास हो जाएगा। तो ये था आपके पास 24th क्वेश्चन। उसके बाद 25th, ये भी आसान है। आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। एक फंक्शन आपको दे रखा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपने फाइंड आउट करने हैं। अब देखो, जब भी आपने कोई फंक्शन, अगर इस टाइप का फंक्शन दे रखा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने हैं, तो आप सिर्फ जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर चेक करोगे। और कंटिन्यूटी को कैसे चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों चीज आपने चेक करनी है। अगर तीनों चीज इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन दे रखे, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1। सिर्फ एक 1 पे चेक करियो, बाकी 1 से ग्रेटर जितने भी रियल नंबर है, हर एक पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या मिलेगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही लेस देन 1 के ऊपर भी क्या है, फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। वैसे भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आप सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करोगे। अगर उसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस है तो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, और अगर उसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस है तो सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा आपको डिसकंटिन्यूटी का। तो एट x इज इक्वल टू 1, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, वैसे तो तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू एट दैट पॉइंट। लेकिन आप एक काम करोगे, सबसे पहले तो वैल्यू एट दैट पॉइंट, 1 के ऊपर वैल्यू निकालो फंक्शन की। फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर निकालोगे, इक्वलिटी यहाँ पे लग रही है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से उठाओगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x प्लस 1। तो इसमें पुट करोगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास 2। अब देखो, जब भी आपने कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो दोनों पार्ट्स को आपने इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये तो आपने इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। अब एक काम करो, इस पार्ट को इन्वॉल्व करो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। और लेफ्ट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1
इवेल्युएट कैसे करोगे, लिमिट को पुट कर दियो x इक्वल टू 1 माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस एच प्लस 1, h की जगह 0 पुट कर दियो तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 2। अब देखो वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी है 2। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है x प्लस 1। राइट के लिए ये वैल्यू उठाओगे फंक्शन की, लेफ्ट के लिए ये, क्योंकि ग्रेटर देन 1, राइट का मतलब है ग्रेटर देन 1, लेफ्ट का मतलब है लेस देन 1। वही काम पुट करोगे x इक्वल टू 1 प्लस एच, तो राइट हैंड लिमिट कितनी बन जाएगी आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच प्लस 1, h की जगह 0 पुट कर दियो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। सारी वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन 1 के ऊपर भी कंटिन्यूअस है और बाकी हर एक पॉइंट के ऊपर तो कंटिन्यूअस है ही। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो ये जो चीज है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू एट दैट पॉइंट, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है, हर एक पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने ढूंढना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आंसर क्या जाएगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पे क्या है ये कंटिन्यूअस। उसके बाद देखो आप सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी कि 26 काफी आसान है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एक है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या यूज करोगे आप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और पूरे का इंटीग्रेशन। अब जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला यूज करो, एक चीज और आपने विशेषता रखने की, किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, किसको सेकंड, उसके लिए आइलेट रूल है आपके पास, इस रूल को यूज करना है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, आई का मतलब इनवर्स, लोगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे लिख लो, साइन एक्स को पहले लिख दो, एक्सपोनेंशियल को बाद में। अब करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल का सेम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या जाए cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक बार आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लिया, लेकिन अब भी आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो एक बार फिर आपने इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दो बार आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ेगा, जब आपके पास एक है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है एक्सपोनेंशियल। माइनस कॉमन ले लो, एक बार फिर प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सेम माइनस, फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का सेम। ब्रैकेट सोल्व कर दो, क्वेश्चन हो जाए सिंप्लीफाई, साइन एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, ब्रैकेट खोल दो माइनस कोस एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस ये माइनस, क्या बच गई साइन एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स डीएक्स। लेकिन ये वैल्यू किसके इक्वल है, साइन एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स डीएक्स, ये आई की इक्वल ही है, आई इंटीग्रल के इक्वल आ गई। इन दोनों में से एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ले लियो कॉमन, क्या बच गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ये वैल्यू माइनस आई। अब आई की वैल्यू निकालनी है आपने, माइनस आई है लेफ्ट में ले आओ, तो क्या जाएगा प्लस आई, यानी कि 2i, प्लस का जगह आई प्लस आई 2i, ये बच गया आपके पास। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में राइट में जाके जगह ये डिवाइड, एक्सपोनेंशियल ऑफ x बाय 2 साइन x माइनस कोस x, ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू। तो जब भी कभी आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यूज करोगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, अब या तो ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या फिर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आया है और के अंदर, आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है आपने। देखो 0 से पाई बाय 2, 1 बाय अंडर
1/1 प्लस अंडर रूट कोट एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है आपके पास। वैसे तो जब भी अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल करना है, कभी भी अगर आपको दिक्कत आ जाए तो पेयर बनाओगे, या तो साइन कोस में आप जो एक्सप्रेशन है उसको रखोगे, या फिर टेन और सीकेंट स्क्वायर में, या फिर कोट और कोसिकेंट स्क्वायर में, ऐसे पेयरिंग बनानी है। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, लोअर क्लास का रिजल्ट है, कोट एक्स को क्या लिखोगे, कोस एक्स बाय साइन एक्स, यानी कि रूट कोस एक्स बाय अंडर रूट साइन एक्स। साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम वगैरह ले लो, 0 से π/2 1 बाय रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आई इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 से π/2 रूट साइन एक्स। डिनोमिनेटर के डिवाइड में है, ये कहां चले जाऊंगा, न्यूमरेटर। तो आपने साइन कोस में डाटा को कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहला काम तो ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर इंटीग्रल कर रहे हो तो पेयरिंग बनानी है, साइन कोस की, टेन सीकेंट स्क्वायर की, या फिर कोट कोसिकेंट स्क्वायर की। ठीक है, इसका नाम रख लो इक्वेशन 1। दूसरा, मैंने आपको बार बार बोला है कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो ये प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करें। डेफिनेट इंटीग्रल में 7-8 प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 0 से a। एफ एक्स का इंटीग्रल किसके इक्वल भी लगा, 0 से a। एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस करोगे आप, a माइनस एक्स के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन में। कभी भी फंस जाओ, ये प्रॉपर्टी लगा दियो, बता देगी आपको। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी यूज करोगे, एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस एक्स। ए का मतलब है π/2। तो इस इंटीग्रल के अंदर फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करोगे, a, यानी कि π/2 माइनस एक्स के साथ। साइन x को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस एक्स। कोस x को किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस एक्स। ठीक है, अब आपने पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री लोअर क्लासेस में, 90 डिग्री के ऊपर साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। पाई इंटीग्रल 0 से π/2 साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स बाय ये रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। इसका नाम रख लो इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या होगी, 2। दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड। जब ऐड करोगे लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड हो जाएगा, राइट पार्ट में राइट पार्ट। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करो तो लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट ऐड कर दियो, 2i। राइट पार्ट में जब राइट पार्ट ऐड करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, देखो, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 नंबर ऐड करने हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब ऐड करोगे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, और न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा आपके पास 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x। लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई है, π/2। लेकिन आपने तो i इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, राइट में जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो i इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है π/4। तो अब आपकी इच्छा है या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, या फिर ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने यूज करना है। उसके बाद देखो आप 27 सम। 27 सम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ये आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब भी 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन जब 2 वेक्टर की आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और कैसे होगा, ए क्रॉस बी किसके इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब जो ये एन कैप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर, कैप लग गया तो एक यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। तो यानी कि एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और एक यूनिट वेक्टर है। तो अगर आपको कभी भी एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है,
तो n फाइंड आउट करना और ऐसे फाइंड आउट करोगे। तो जिन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सेम यही कंसेप्ट आपने यहाँ पे यूज करना है। अब आपने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। a वेक्टर दे रखा है, b दे रखा है, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, दोनों को ऐड कर दो। वेक्टर एडिशन आपने पढ़ रखी है, i के कंपोनेंट में i का कंपोनेंट, j के कंपोनेंट में j, k के कंपोनेंट में k के कंपोनेंट को आपने ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो आ गया a प्लस बी। ऐसे ही आप a माइनस बी फाइंड आउट कर लो, a माइनस बी। सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, 0i माइनस j माइनस 2k। ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब आपने a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। वैसे आप चाहो तो a प्लस बी का नाम आप कुछ और वेक्टर रख दो। सपोज करो आपने इसका नाम रख दिया p वेक्टर और इसका नाम क्या रख दिया, q वेक्टर। वैसे आपने अपनी सुविधा के लिए नाम रख दिए। अब आपने क्या करना है, p और q दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या करोगे, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। क्रॉस प्रोडक्ट को जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर जो कि दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो पहले आप करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, p वेक्टर की q के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, या a प्लस बी की a माइनस बी के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट का एक तो तरीका ये है, ये तब यूज करोगे जब आपको एंगल का पता है दोनों वेक्टर के बीच में। एक दूसरा तरीका और है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने वाला। तो फिलहाल आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके ना क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। पहले p वेक्टर के कंपोनेंट्स, फिर q वेक्टर के कंपोनेंट। सिंपलीफाई कर लो इसको, -6 प्लस 4, तो माइनस के 2i प्लस के 4j और माइनस 2k। ये तो आ गया आपके पास दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। देख लो कितना आ गया, 4 और 4 8 और 16 24 को क्या लिखोगे, 4 इंटू 6 यानी कि 2√6। ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q। अब मैग्नीट्यूड है, क्रॉस प्रोडक्ट है, रिक्वायर्ड वेक्टर, जिस वेक्टर की आपको जरूरत है, रिक्वायर्ड वेक्टर यानी कि n कैप, जो दोनों के परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला लिखोगे एक बार, p क्रॉस q बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q। ठीक है, आप p और q की जगह a प्लस बी a माइनस बी भी यूज कर सको, आपकी इच्छा है। क्रॉस प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर ली, माइनस के 2i प्लस 4j माइनस 2k को 2√6 से डिवाइड कर दो। 2 ऊपर नीचे तो कॉमन आया, कैंसिल हो जाएगा। ये बच जाएगा आपके पास -i प्लस के 2j माइनस k बाय √6। ये आ गया एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो p यानी कि a प्लस बी और q यानी कि a माइनस बी के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये था आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद देखो 28 सम, ये भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। y की वैल्यू दे के dy बाई dx फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट तो हालांकि आपने डेरिवेटिव करना है, लेकिन आपने इसमें सिंप्लीफिकेशन में ही टाइम लगेगा, डेरिवेटिव में टाइम नहीं लगेगा। कई बार बच्चे इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करने लग जाए, चेन रूल लगाएगा ना, पावर फंक्शन एंगल जो भी है। तो पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स का, फिर रूट का, फिर कोसेंट रूल लगाकर ना सॉल्व करने की कोशिश करें। हालांकि प्रोसेस तो वो ठीक है, लेकिन उससे काफी ज्यादा लंबा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो आप पहले क्या करोगे, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या दे रखा है आपको, y किसके इक्वल है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। अब अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूले, 3 हाफ एंगल फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार ये आपने यूज किए हैं। क्या है आपके पास, 1 प्लस cos 2 थीटा, इसके इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो 3 काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले, बार बार आप यूज करोगे। जैसे नाम है हाफ एंगल, एंगल क्या होगा हाफ, 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, थीटा।
अगर यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ पे एंगल क्या मिलेगा 2 थीटा। अगर यहाँ पे एंगल है थीटा तो थीटा का हाफ कितना होगा थीटा बाई 2। कोस के साथ प्लस है तो कोस स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, माइनस है तो साइन स्क्वायर में। बस इनको यूज कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 प्लस है तो इसमें जाएगा 2 कोस स्क्वायर, एंगल का क्या जाएगा हाफ x बाय 2। ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर, एंगल का क्या जगह हाफ, 2 से 2 कोस बाय साइन कोट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ गया tan इनवर्स कोट x बाय 2। अब इसको फिर थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करना है, बाहर है tan इनवर्स, अंदर है कोट, तो जो इनवर्स फंक्शन बाहर है वैसा ही अंदर कन्वर्ट करोगे। कन्वर्जन यूज कर लो, कोट को tan में कन्वर्ट कर दो, tan में कन्वर्ट करना है तो कहां पे ब्रेक करोगे पाई बाई 2 के ऊपर, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। ये था, यहां तक था आपका सिंप्लीफिकेशन। अब डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो क्योंकि आपने dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो करो डेरिवेटिव dy बाई dx, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। तो डेरिवेटिव तो काफी ज्यादा आसान था, थोड़ा सा टाइम आपको सिंप्लीफिकेशन में लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी कर लो, आपकी इच्छा है। बात देखो आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 29, काफी ज्यादा आसान है। बार बार आपको बोला जा रहा है इस चैप्टर के लिए आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आपका तैयार है तो आईटीएफ का क्वेश्चन बिल्कुल इजिली निकल जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पे प्लस साइन मिलेगा या फिर माइनस, अगर प्लस है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, और अगर बाय द वे यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाए और यहाँ पे प्लस, ये आपने एडजस्ट करना है चीजों को। बस ये फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन सोल्व कर दो। दो साइड को इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला यूज कर लो, बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते। tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y, बस सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स एलसीएम कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था आपने राइट हैंड साइड। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था आईटीएफ का, फॉर्मूला याद है अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, बिल्कुल इजीली आप सोल्व कर सकोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, फॉर्मूला अप्लाई करो, राइट हैंड साइड मिल जाएगी। या फिर एक और है इसके और में, और वाला थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन भी आप कर सको। इसमें क्या दे रखा है आपको और वाले क्वेश्चन में, फाइंड x इफ x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, इफ साइन इनवर्स x, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में एक इक्वेशन दे रखी है और आपने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो फाइंड x वाला, देखो एक इस प्रकार के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एक x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन आईटीएफ चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपके पास जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, ऐसे ही साइन इनवर्स के लिए भी है फॉर्मूला। वैसे तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y किसके इक्वल होगा, यो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो बस इसको फॉर्मूला यूज करो, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y, y की जगह क्या है 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डाटा है साइन इनवर्स में, यहाँ पे डाटा क्या है कोस इनवर्स में।
तो कन्वर्जन आपने यूज करनी पड़ेगी। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आपने कन्वर्ट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे और 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का। तो आपने पता है कोस इनवर्स, आपने ये पता है, देखो कोस थीटा किसके इक्वल हुआ है? कोस थीटा आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा किसके इक्वल हुआ है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा की वैल्यू यहां पाओगी कोस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास? साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कन्वर्जन में इस चीज को आप यूज करोगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या मिलेंगे? इक्वल। कोस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? साइन इनवर्स में। अब कोस इनवर्स किस किस का रेशियो है? बेस और हाइपोटेन्यूज का। साइन इनवर्स किसका रेशियो होगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो मेन फोकस आपने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पे फाइंड आउट करना है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके ना आप कोस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करोगे? साइन इनवर्स में। आपको पता है, देखो कोस इनवर्स एक्स, इसको रफ में कर सको आप, कोस इनवर्स एक्स, एक्स को लिख सको आप एक्स बाई 1। तो कोस इनवर्स ये किसका रेशियो है? बेस और हाइपोटेन्यूज का। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे, बेस कितना आ गया? एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 1। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, बेस कितना है? एक्स, हाइपोटेन्यूज 1। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। कोस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स परपेंडिकुलर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज 1। तो यानी कि जो कोस इनवर्स एक्स बाई 1, यानी कि कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन है, आपने आईटीएफ चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। तो इसी चीज का यूज करके ना कन्वर्ट करोगे, साइड्स की फॉर्म में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन यूज कर लिया आपने। अब बस दोनों साइड से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्स अंडर रूट, देखो इसमें स्क्वायर खोल दियो, a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या जगह 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सिंप्लीफिकेशन कर दी, 1 किसके साथ प्रोडक्ट कर दियो? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच गया? x दोनों में से आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बच गया? 1 से 1 कैंसिल, 2x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या फिर ये 0। इसको सॉल्व कर लियो, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को राइट में लेके स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस अब सोल्व कर लो। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो दो आंसर आ गए आपके पास, एक तो x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। x की वैल्यू ही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपने, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो ये था आपके पास 29 सम। तो यहां तक आप क्वेश्चन डिस्कस करोगे, बाकी जो क्वेश्चन बच गए इस क्वेश्चन पेपर के वो आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।